नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वीडियो में बात रवीश कुमार की बिगड़ती हालत की। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रवीश कुमार की हालत क्यों बिगड़ रही है, किस बीमारी का जिक्र कर रहा हूं, उस पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ कहना चाहता हूं। मेरे दोस्त रोहित सरदाना को कुछ कहना चाहता हूं। रोहित, तुम कल चले गए और उसके बाद ऐसे हालात थे कि मन नहीं हुआ कुछ बात करने का, कोई वीडियो बनाने का, क्योंकि रोहित सरदाना के जाने के बाद जो तमाशा चल रहा था, जो लोग पीछे कर रहे थे, कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन कल हिम्मत भी नहीं हुई। उसकी बेटियों का चेहरा याद आ रहा था, उसका परिवार याद आ रहा था, लेकिन बिना कहे भी नहीं रह जाता, ये तो तय था। इसलिए आज ये वीडियो बना रहा हूं, आपको बता रहा हूं क्यों रवीश कुमार की बिगड़ती हालत पे बात करना जरूरी है इस देश के लिए। आज आपको वो बता दूं, लेकिन पहले ये बता दूं कि कल रोहित सरदाना के मरने पर जो लोग खुश हो रहे थे, उनके बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि लाशों को देखकर गिद्ध तो मंडराते ही, और उन गिद्धों में से एक गिद्ध रवीश कुमार भी है। दुख होता है ऐसे लोगों को देखकर, लेकिन फिर सोचता हूं कि जब ये लोग देश के सैनिक के मरने पर जश्न मना सकते हैं और मनाने वालों का साथ दे सकते हैं, तो पत्रकार उनके लिए क्या है? कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन कल रवीश कुमार ने जो किया वो आपको बताना जरूरी है, दिखाना जरूरी है और उसके बारे में समझाना जरूरी है। कल उन्होंने रोहित सरदाना के लिए जो पोस्ट लिखा, उसको देखिए और समझिए। जो मैं कह रहा हूं कि रवीश कुमार की हालत जो है वो बिगड़ती जा रही है। मैंने कुछ साल पहले उनको एक ओपन लेटर लिखा था और मैंने कहा था ये आदमी बीमार है, यहां से बीमार है, यहां से बीमार है, हर जगह से बीमार हो चुका है। इसको समझ में नहीं आ रहा है ये कितना जहर हो चुका है और क्या कर रहा है। और रोहित के लिए, रोहित सरदाना के लिए जो उन्होंने लिखा, उसने साबित कर दिया कि ये आदमी बिल्कुल अलग लेवल पर बीमार हो चुका है। कोरोना नहीं हुआ है, लेकिन जो इनको बीमारी हुई है वो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है इस देश के लिए। इन्होंने लिखा रोहित सरदाना के लिए, भारत सरकार से मांग करूंगा कि रोहित के परिवार को 5 करोड़ का चेक दे, और वो भी तुरंत, ताकि उसके परिवार को किसी तरह की दिक्कत ना आए। सरकार को अपने पत्रकारों की मदद में पीछे नहीं हटना चाहिए। आज तक में रोहित के सहयोगियों को इस दुखद खबर को सहने की ताकत मिले। ये जो बीच में आप गोला देख रहे हैं ना, सरकार को अपने पत्रकारों की मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। ये भाई साहब ने बाद में इसको एडिट करके हटा दिया, और लोग बताते हैं कि इस पोस्ट को कई बार एडिट कर करके डाला, क्योंकि अंदर का जहर बाहर आ रहा था और उसको छुपाना भी था। मैंने कहा ये आदमी डागा सेठ है। आपको याद हो, मैंने एक पुराने वीडियो में कहा था ये लोग डागा सेठ है। पुराने जमाने के पिक्चर्स में डागा सेठ होते थे, जो आगे धर्म पुण्य का काम करते थे, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए आश्रम चलाते थे, बुजुर्गों के लिए आश्रम चलाते थे, और पीछे ड्रग्स बेचने का काम करते थे। ये रवीश कुमार वही जहर है, ये आदमी वही जहर है। ये शुरू में मीठी मीठी बातें करेगा, आपको लगेगा कि ये आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन उसके बाद जो ये आदमी जो करता है ना, वो ये है। इस आदमी ने लिखा कि अपने पत्रकारों की मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए सरकार को। शर्म आनी चाहिए यार तुम्हें, शर्म। एक आदमी मर गया और तुम उसे सरकार का पत्रकार बताने में भी, आज भी उसकी लाश, उसकी चिता नहीं जली थी, उसकी बेटियां रो रही होंगी, और तुम उसको सरकार का पत्रकार बता रहे हो। रवीश कुमार, आप पर लानत करना भी मतलब छोटा कर्म हो सकता है। इतनी नफरत, इतनी घृणा लोगों के अंदर भर रहे हो तुम। मन तो करता है गालियां देनी चाहिए, लेकिन फिर मर्यादा आ जाती है सामने। जो संस्कार माता पिता ने दिए हैं वो आ जाता है सामने, वरना जो हरकतें हैं आपकी, आपको गालियां पड़नी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं लोगों से कहता हूं मत दो, छोड़ो यार इस आदमी को, हम क्यों खराब हो इसके चक्कर में। रोहित सरदाना क्यों बीमार पड़ा आपको पता है? रवीश कुमार वो इसलिए बीमार पड़ा क्योंकि वो पत्रकार के तौर पर अपना काम कर रहा था, वो दफ्तर जा रहा था, बाहर निकल रहा था। आपकी तरह नहीं, आप लोगों को पता नहीं है, पर ये रवीश कुमार पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से अपने घर से एंकरिंग कर रहे हैं। कहने को चैनल के मैनेजिंग एडिटर हैं, सारे पत्रकारों को दफ्तर बुलाते हैं इस कोरोना संकट में, लेकिन खुद इतना डर लगता है कि बाहर नहीं निकलते। तुम्हारी जान और दूसरों की नहीं।
यूं तो बराबरी का किस्सा बांटते फिरते हो। बराबरी दिखानी थी तो रोहित सरदाना की तरह दिखानी थी कि वो भी रोज दफ्तर जाता रहा, खुद को कमरे में बंद करके वहां से एंकरिंग करके, और दूसरों को फील्ड में नहीं भेजता रहा, दूसरों को दफ्तर नहीं बुलाता रहा। आप तो वॉइस ऑफ वॉइसलेस है ना भाई, तो निकलिए ना बाहर। क्यों इतना डरते हैं, क्यों इतना कलेजा छोटा है? खुद घर में डर कर दुबक कर बैठे हैं और दूसरों को ज्ञान देते हैं आप। सरकार का पत्रकार, अगर रोहित सरदाना सरकार का पत्रकार होता तो वहां अस्पताल में लेटे लेटे लोगों की मदद नहीं कर रहा होता, अपने शोज में राज्य सरकारों से वो सवाल नहीं पूछ रहा होता जो आप अपने शो में नहीं पूछते, अरविंद केजरीवाल से नहीं पूछते, उद्धव ठाकरे से नहीं पूछते, राहुल गांधी के झूठ पर कोई सवाल नहीं उठाते, क्योंकि आपको वो सूट करता है। सरदाना ये सब कर रहा था, वो सरकार का नहीं, वो लोगों का पत्रकार था। और आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि ये पोस्ट अगर उसकी पत्नी के पास पहुंचेगा, उसकी बेटी के पास पहुंचेगा, तो उन पर क्या बीतेगी? और ये आदमी खुद को संवेदनशील बताता है लास्ट में जाकर, और ये कहते हैं भाई साहब, आगे आपको दिखाता हूं, ये भाई साहब कहते हैं इसी पोस्ट में, जब इन्होंने एडिट कर दिया तो कहते हैं इस देश को झूठ से बचाइए, खुद को झूठ से बचाइए। तुम बीमार हो, तुमको लग रहा है तुम ही सच बोलते हो, बाकी सारे लोग झूठ बोल रहे हैं और झूठ सुन रहे हैं। तुम ही एक मसीहा पैदा हुए हो। जब तक आप झूठ से बाहर नहीं आएंगे, लोगों की जान नहीं बचा पाएंगे। अब देर से भी देर हो चुकी है। धर्म हमेशा राजनीति का सत्यानाश कर देता है, और उससे बने राजनीतिक समाज का भी। ऐसे राजनीतिक धार्मिक समाज में तर्क और तथ्य को समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। धर्म कहां से आया? मैं इतने लोगों के जिनको जानता नहीं, उनको उनके पोस्ट जो है रिट्वीट कर रहा हूं, उनको मदद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। किसका धर्म देखा गया? अस्पतालों में किसका धर्म देखा जा रहा है? ऑक्सीजन सिलेंडर किसको धर्म देखकर दिया जा रहा है? लेकिन ऐसे समय में भी देश को तोड़ने के लिए यह आदमी धर्म घुसा के ले आया यहां पर। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदार अब भी सरकार का बचाव कर रहे हैं। कम से कम शुक्र मनाओ कि तुम्हारे रिश्तेदारों में आत्मा बची है, पूरा परिवार आत्मा विहीन नहीं हो गया। और कम से कम अपने परिवार की तो सुन लो, शुक्र मनाओ वो किसी की समझ तो रहे हैं, जबकि उन्हें सवाल करना चाहिए था। अगर वे समर्थक होकर दबाव बनाते तो सरकार कुछ करने के लिए मजबूर होती। कौन सी सरकार रवीश कुमार? कौन सी सरकार? सरकार का मतलब इस देश में लोकतंत्र में क्या सिर्फ पीएम होता है? आपको राहुल गांधी ने अपना टॉमी बनाकर वहां बांधकर छोड़ दिया नरेंद्र मोदी पर भौंकने के लिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हर आदमी यहां बुद्धि से विहीन हो गया है। सरकार का मतलब क्या होता है मुझे बताइए रवीश कुमार। क्या दिल्ली में केजरीवाल सरकार नहीं है? हाईकोर्ट क्यों उनको कोस रही है कि तुम रेमडेसिविर नहीं दिला पा रहे, ऑक्सीजन नहीं दिला पा रहे, तुम्हारे सिस्टम का फेलियर है? क्यों जो रेमडेसिविर ऑक्सीजन की होर्डिंग हो रही है अलग अलग जगहों पर, वो राज्य सरकारों को देखनी चाहिए, नरेंद्र मोदी के जिम्मे नहीं आता? क्यों नहीं बोलते आप सरकार कौन होता है? क्या महाराष्ट्र में सरकार नहीं है उद्धव ठाकरे? क्या छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री सरकार नहीं है? दिल्ली में ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर किसको व्यवस्थित करना था? ऐसे वक्त में भी जब लोग मर रहे हैं, लाशों पे चढ़कर नरेंद्र मोदी का कॉलर पकड़कर उतार लिया, किसी तरीके से उतार लिया जाए, क्योंकि इलेक्शन में तो हरा नहीं पाएंगे उस आदमी को। दवाइयों की जमाखोरी किसको रोकनी है बताइए रवीश कुमार? आपने इतने साल पत्रकारिता की है, आपको यह भी पता होगा कि एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है सरकारों के पास, उनका अपना तंत्र होता है, पुलिस होती है। अगर जमाखोरी हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडर की, दवाइयों की, यह किसको रोकना था? खुद सवाल आप पूछ नहीं रहे उन सरकारों से जिससे पूछना चाहिए, और रोहित मर गया तो उसकी लाश पर राजनीति कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, अब भी सरकार की तरफ से फोटोबाजी हो रही है। वो फोटोबाजी नाम के लिए नहीं हो रही, वो फोटोबाजी लोगों में यकीन जताने के लिए हो रही है कि देखो काम हो रहा है। अगर उससे किसी की जान बच जाती है तो मुझे बता दीजिए। आप बताइए ना, आप किसकी जान बचाएंगे? आपके आज आप रोहित सरदाना के लिए 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, आपके खुद के दफ्तर में लोगों को निकाल दिया गया, और आपसे यह नहीं हुआ कि मेरी 8 लाख रुपए की सैलरी घटाकर कुछ कम कर दो, लेकिन इन गरीब 4th ग्रेड के एम्प्लॉयज को मत निकालो। और आप दूसरों को ज्ञान देने निकले। 5 करोड़ रोहित को 5 करोड़ तुम्हारे नहीं चाहिए, सरकार के भी नहीं चाहिए।
चाहिए होंगे तो हम लोग मिलकर कर लेंगे, तुम्हारे मदद की जरूरत नहीं है। रवीश कुमार, जो दिन भर लोगों के खिलाफ लड़ाते हो, भड़काते हो, ये गोदी मीडिया का पर्दा क्रिएट करते हो कि तुमको कोई एक्सपोज करने आए तो उसको बोलो गोदी मीडिया। इतनी नफरत फैलाने के बाद किसी का भला मत सोचो, और उसकी मौत पर पॉलिटिक्स करने के बाद तो और मत सोचो। दूसरे पत्रकारों की बात कर रहे हैं, जबकि खुद अपने ऑफिस में पत्रकारों के लिए कुछ नहीं कर पाए। और मैं रवीश कुमार की ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस आदमी ने जहर की खेती करके इतनी पैदावार खड़ी की है। आप लोग देखिए इसको। ये शर्जील उस्मानी लिखता है, सोशियोपैथ, पैथोलॉजिकल लायर एंड जेनोसाइड इनेबलर दैट ही वाज शैल नॉट बी रिमेंबर्ड एज जर्नलिस्ट। इतना जहर उगल रहा है ये आदमी एक मरे हुए आदमी के लिए। रोहित सरदाना आज होता ना तो मुझे जवाब देने के लिए नहीं आना पड़ता। उसके पास थे तुम सबके जवाब, इसलिए तुम्हें वो आदमी खटकता था। उदित राज, ये आदमी जिधर से मिल जाए, बिस्किट फेंक दी जाए, उधर चाटने चला जाता है। पत्रकार रोहित सरदाना नहीं रहे श्रद्धांजलि। एक दिन सबको दुनिया से जाना है। सरदाना सरकार से नहीं, विपक्ष से पूछते थे सबके सबक अन्य पत्रकारों के लिए। तुम भी अमर नहीं हो सके तो सरकार से पूछो कि 1 साल में क्या किया। एग्जिट पोल बंद करो, इतने से भी लाखों करोड़ों की जिंदगी बच जाएगी। अरे भैया, आप खुद टिकट मिल गया होता तो आज चरणों में गिरे हुए होते। ये आपकी हैसियत है। आपका हिसाब यह है कि आप खुद सूट बूट वाले हो गए और दलितों के लिए कुछ नहीं किया। खाली टिकट से मतलब है आपको। और नीचे कांग्रेस को टैग इसीलिए किया है कि ऊपर मैडम तक सब संदेश आ जाए कि देखो, मैंने इस पत्रकार को जो आप लोगों से सवाल पूछता था उस पर जो है इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की, मेरे मार्क्स बढ़ा दो। मकबूल खान, किसी की मौत पर हंसना तहजीब के खिलाफ है, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने एक अपना वरिष्ठ प्रवक्ता खो दिया। रोहित सरदाना का जाना दलाल मीडिया जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। दिस इज अ ट्रेलर फॉर गोदी मीडिया। सफूरा अजरगर, सबके नाम देख लीजिए, एक ही जैसे नाम है। जैनब सिकंदर सिद्दीकी, लैपडॉग, इंडियन मीडिया को लानत है, लानत, यू विल पे फॉर योर कर्मा। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। वसीम पूछ रहा, अर्नब एंड सुधीर वैन ये कब मरेंगे? ये पूरी लिस्ट आप देखिए, ऐसे भरी पड़ी है पोस्ट, नाम ऑलमोस्ट एक जैसे मिल जाएंगे। और जो मैं कह रहा हूं कि रवीश कुमार ने ये खेप पैदा की है ऐसे जहर की, इसलिए आप लोगों को ये बताने आया हूं कि इस आदमी ने गोदी मीडिया कर करके अपनी एक पूरी फौज तैयार की है। इसको मैं एक बात बता दूं, इसको मुसलमानों से कोई प्यार नहीं है। ये बात ध्यान रखे मुसलमान भाई, सुन ले। अगर आपकी कोई गलती को गलत बताता है तो वो आपका दुश्मन नहीं होता। वो हिंदुओं की भी गलती को गलत बताता है तो वो हिंदुओं का दुश्मन नहीं होता। लेकिन ये आदमी आपके गलत को छुपाकर सिर्फ हिंदुओं पर हमला इसलिए करता है क्योंकि इसको लगता है कि आप यहां से नहीं सोचते, धर्म का नाम आते आंखें बंद करके इसके पीछे खड़े हो जाएंगे इसकी मदद करने के लिए। इसलिए ये आपको जो है इस्तेमाल कर रहा है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि इसको मुसलमानों से कोई प्यार है। ये सिर्फ मुसलमानों को अपनी फौज बना रहा है कि कल को जब मेरे ऊपर कुछ हो, मेरे पीछे लोग आए तो ये फौज खड़ी हो, अंधभक्तों की फौज, जिनको मैंने धर्म के नाम पर खड़ा किया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी के साथ नहीं है ये आदमी, किसी के साथ नहीं है, ये ध्यान रखिए। इसके लिए रोहित सरदाना हो, कोई मुसलमान हो, कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, ईसाई हो, ये सारे लोग सिर्फ लाश हैं। उस लाश पे चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ और नरेंद्र मोदी को नीचे किसी तरीके से खींच कर ले आओ। और इसलिए कह रहा हूं, ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज इस संकट के वक्त नहीं समझिएगा कि आदमी क्या चाह रहा है। अपने उन सरकारों से सवाल नहीं पूछिएगा जिनकी जिम्मेदारी है। मोदी से पूछते रहिए। मोदी को दवाओं की जो जमाखोरी हो रही है राज्यों में, वो मोदी को नहीं देखना, मुख्यमंत्रियों को देखना है। मोदी को ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है वो घर घर जाकर नहीं पहुंचाने, राज्यों को मैनेज करना है। एक नीति नरेंद्र मोदी ने बनाई थी, लॉकडाउन लगाया था पिछली बार। सोचिए, ना पीपीई किट था, ना ऑक्सीजन सिलेंडर था, ना मास्क था, कितने लोग मरते। उस वक्त भी मोदी को गाली दी। आज कह रहे हैं मोदी की नीति कहां है जब लोकतंत्र में राज्यों पर छोड़ दिया। हर चीज में मोदी। अरे हम देश होकर कब लड़ेंगे? हम देश होकर लड़ेंगे तभी जीतेंगे। इस बात को समझिए। सरदाना चला गया, लेकिन सरदाना ने यही सीख दी है कि इस वक्त एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे की मदद करो, इस देश के लिए लड़ो। कोई मोदी, कोई राहुल गांधी, कोई योगी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देश इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इस वीडियो के आखिर में रोहित सरदाना की बेटी का एक मैसेज चला रहा हूं। रवीश कुमार, ये नन्ही बेटी जिसे तुम सरकार का पत्रकार बता रहे हो, वो तुम्हारे लिए
इस देश के हर एक नागरिक के लिए जो कह रही है वो इस कोरोना काल में सबसे बड़ा संदेश है। इसको जरूर सुनिए और इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिएगा। इस बच्ची की आवाज को सब तक पहुंचाइए। कितना बड़ा संदेश है इसमें, सुनिए। लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मिल बैठ के बातें कर रहे हैं। मैं खुश हों लाइक तो करता हूँ, पर अंदर से बेजार हूँ। मैं एक डॉक्टर का परिवार हूँ, मैं एक डॉक्टर का परिवार हूँ। हैरत में हूँ कभी पूछते हो, हैरत में हूँ कभी पूछते हो, कभी माँ बाबा पर तुम थूकते हो, फिर भी वो क्यों डटे पड़े हैं। मैं अचरज का संसार हूँ, मैं एक नर्स का परिवार हूँ। देर तक सब सोते हैं, देर तक सब सोते हैं, फिर पकवान बनाते हैं। शाम की चाय और शाही डिनर, नेटफ्लिक्स पर पिक्चर चलाते हैं। मैं आशंका वाला इंतजार हूँ, मैं एक पुलिस का परिवार हूँ। बोर भी हो जाते हो, बोर भी हो जाते हो, सावधानी पूरी बरतते हो। व्हाट्सएप पर भी अप टू डेट और खोज खबर तुम रखते हो। न्यूज देख के जो डर से कांपे, न्यूज देख के जो डर से कांपे, मैं ही वो लाचार हूँ। मैं एक रिपोर्टर का परिवार हूँ, मैं एक रिपोर्टर का परिवार हूँ। ताकतवर भी बिखर गए, ताकतवर भी बिखर गए, हम देखो फिर भी संभले हुए हैं। देश हमारा रुके नहीं, हम घर पे अपने थमे हुए हैं। वजूद मुल्क का बना रहे, वजूद मुल्क का बना रहे, मैं मर मिटने तैयार हूँ। मैं भारत एक परिवार हूँ, मैं भारत एक परिवार हूँ। रोहित, मुझे गर्व है कि तुमने ऐसे संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। रवीश कुमार जी, सीखिए इस बच्चे से और हम सब सीखें। ये वक्त इसी का है कि हम कहें कि भारत एक परिवार है और एक परिवार की तरह लड़े। कोरोना खत्म तो होगा, ये परिवार खत्म नहीं होना चाहिए। तुम बहुत याद आओगे रोहित, और चिंता मत करना, इन लोगों के लिए मैं हूं।